नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेल्ट ड्राइव में ये देखेंगे कि क्या बेल्ट ड्राइव के द्वारा एक स्थान से यानी एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक हम हमारी इच्छा से चाहे जितनी असीमित पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं या कोई उसकी लिमिट होती है, यानी मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसमिट कर सकते हैं और ये किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। ये ड्राइवर 1 नंबर और ये 2 ड्रिवन। तो क्या मैं 1 से 2 पर चाहे जितनी एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम में मार्केट से खरीद के लाया, यानी एक पुली का सेट और उसके अनुसार एक बेल्ट मार्केट से खरीद लाया, यानी एक सिस्टम पूरा मार्केट से हमने लिया या डिजाइन किया, फिर उसको हमने मशीन पर यूज किया, तो क्या यह संभव है कि इस सिस्टम से हम चाहे जितनी पावर ट्रांसमिट कर सकें? नहीं। यही चीज हम आज पढ़ेंगे कि एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम हमारे पास उपलब्ध है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो बेल्ट है इसकी जो मैक्सिमम टेंशन, अधिकतम तनाव झेलने की जो क्षमता है वो हमें ज्ञात है। अर्थात मान लेते हैं कि एक बेल्ट में मार्केट से लेकर आया और वो अधिकतम तनाव से 1000 न्यूटन झेल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उस बेल्ट में मैं किसी भी कारण से, देखिए जब ये बेल्ट चलती है तो इसमें तनाव पैदा होता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। टाइट साइड में T1 मैक्सिमम टेंशन होता है, स्लैक साइड में मिनिमम T2 टेंशन होता है। तो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी टेंशन होता है, जो मैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं और उसका वीडियो लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डिटेल में इस चीज को समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी बेल्ट हम मार्केट से लेकर आए हैं, ये बेल्ट इसकी एक अधिकतम टेंशन या तनाव सहन करने की सामर्थ्य है, यानी क्षमता है। उससे ज्यादा टेंशन इसमें पैदा नहीं हो सकता। ठीक है। तो जब ये सिस्टम चलेगा तो इसमें जो तनाव पैदा हो रहा है वो तनाव जो है उस अधिकतम क्षमता से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उस क्षण पर जितनी भी पावर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बस वही एक लिमिट है, उससे ज्यादा पावर हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो ये तो हमने एक मोटे तौर पर शब्दों के रूप में समझा, लेकिन यदि इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहें कि वो कौन सी परिस्थिति है, यानी हमें कैसे पता लगे कि ये जो एक सिस्टम हमने बाजार से खरीदा या जो डिजाइन किया, किन परिस्थितियों में अधिकतम पावर ट्रांसमिट होगी, तो वही हम आज यहां पर कैलकुलेट करेंगे। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि बेल्ट ड्राइव में, इस बेल्ट ड्राइव में अधिक जो पावर ट्रांसमिट होती है उसका सूत्र क्या होता है? T1 माइनस T2 इंटू V। T1 क्या है? T1 टाइट साइड में मान लेते हैं ये ड्राइवर है और बेल्ट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। अभी हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इसमें नहीं ध्यान रखा है, और मान लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टेंशन इसमें TC होता है। तो T1 और जो बेल्ट इसमें चल रही है, बेल्ट की जो सरल रेखीय गति यानी जिस गति से मीटर प्रति सेकंड किस गति से चल रही है वो बेल्ट का वेग है V, सरल रेखीय गति। ठीक है, जिसको मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता चुका हूं, सूत्र बता चुका हूं, एक बार फिर यहां पर लिख देता हूं कि V बराबर होता है पाई डी N अपॉन 60। N यहां पर इसके चक्रों की संख्या है, यानी RPM है। क्लियर है चीज? तो ये अब पावर ट्रांसमिशन का सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम है जिसमें T1 और T2 अधिकतम और न्यूनतम तनाव है और V वेग से बेल्ट चल रही है, तो ये पावर ट्रांसमिट होती है। अब मैंने यहां से क्या किया? T1 को कॉमन ले लिया, T1 बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया T2 अपॉन T1 और यहां बच गया 1। हमने पढ़ा था टेंशन रेशो का सूत्र, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा। म्यू क्या था? जो हम ये सिस्टम हमने यहां पर लगाया बेल्ट ड्राइव सिस्टम,
बेल्ट और पुली के बीच का घर्षण गुणांक है। यानी एक बार हमने ये सिस्टम डिजाइन कर लिया या मार्केट से लेकर आ गए तो म्यू का मान फिक्स हो गया, अर्थात कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो म्यू यहां पर कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम जानते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा होता है, लेकिन ये उल्टा है, ये T1 अपॉन T2 है, ये T2 अपॉन T1 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी इसको उल्टा कर दें तो 1 ई की पावर म्यू थीटा, वो मैंने यहां पर रख दिया। यानी ये क्या हो गया 1 माइनस, इसकी जगह पर रखेंगे हम 1 म्यू थीटा। गौर से देखिए, ये T1 अपॉन T2 है और ये T2 अपॉन T1 है, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा। साथ ही जब हमने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैलकुलेट किया था तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का मान कितना आया था, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का मान आया था रो वी स्क्वायर। वी बेल्ट की सरल रेखीय गति है, रो क्या है, बेल्ट का जो भी पदार्थ है, यानी बेल्ट की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। जो भी हम मार्केट से बेल्ट लेकर आए उसका यदि एकांक यूनिट लेंथ अपन जो भी जिस मात्रक सिस्टम में यूनिट सिस्टम में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से 1 मीटर लेंथ का टुकड़ा ले बेल्ट का तो कितने किलो का है, 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा ले तो कितने ग्राम का है। ये मतलब है यहां पर इसका रो का क्या है, ये बेल्ट के एकांक लंबाई का द्रव्यमान या लीनियर डेंसिटी ऑफ बेल्ट मटेरियल। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके थे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला था, तो वो मैंने यहां पर ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, तथा हमने फिर ये देखा था कि यदि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को भी ध्यान में रखें तो टाइट साइड में, यानी इस साइड में अधिकतम तनाव कितना होगा, T1 तो घर्षण के कारण था और TC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो गया। ठीक है, इसलिए यहां पर अधिकतम तनाव कितना होगा, T1 प्लस TC, और स्लैक साइड में कितना होगा, T2 प्लस TC। क्लियर है चीज। तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि बेल्ट में जब बेल्ट चलती है और उसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कंसीडर किया जाता है, तो अधिकतम तनाव कितना हो सकता है बेल्ट में, अधिकतम तनाव मैंने यह टाइट साइड में लिखा है T1 प्लस TC, तो ये हो गया T बराबर, यानी अधिकतम तनाव बराबर T1 प्लस TC, इससे ज्यादा तनाव नहीं होगा। चूंकि यहां पर T1 है तो T1 बराबर कितना गया, T माइनस TC, तो वो मैंने T1 की जगह रख दिया T माइनस TC, इसकी जगह ये रखा मैंने, तो ये आ गया और V आ गया। यहां तक समझ में आया। अब देखिए, ये अभी मैं और समझाऊंगा। T क्या है, बेल्ट में अधिकतम तनाव जो जब ये सिस्टम चल रहा है जब वो पैदा होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। देखिए T बढ़ता ही जाएगा, T1 तो फिक्स हो गया घर्षण के कारण, जो भी घर्षण के इसके गुण थे बेल्ट और इसके पुली सिस्टम के, तो वो फिक्स थे, जो हम यहां से T1 अपॉन T2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T का मान लगातार बढ़ता जाएगा यदि TC बढ़ता जाए, और TC किस पर निर्भर करता है, रो वी स्क्वायर, यानी TC का मान यहां पर क्या है, रो वी स्क्वायर। तो देखिए T का मान बढ़ता जाएगा यदि मैं V का मान बढ़ाता चला जाऊं, अर्थात इसकी बेल्ट की गति बढ़ाता चला जाऊं, अर्थात बेल्ट की गति बढ़ाने के लिए हमें इसके RPM बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो T बढ़ता जाएगा यदि मैं चक्रों की संख्या प्रति मिनट, यानी पुली की जो घूर्णन गति है उसको बढ़ाता जाऊं, तो वेग बढ़ता जाएगा, तो ये TC है, TC का मान ये है, तो TC बढ़ेगा तो T बढ़ेगा। T जो है वो बेल्ट में पैदा हुआ अधिकतम तनाव है हर परिस्थिति में, और ये किस पर निर्भर करता है, बेल्ट जितना झेल सकती है, अर्थात उसकी सामर्थ्य पर। ठीक है, मान लेते हैं जैसा मैंने भी उदाहरण दिया था, बेल्ट की सामर्थ्य है 1000 न्यूटन की, तो क्या ये 1000 न्यूटन से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है। तो ये सभी चीजें मैंने यहां पर लिख ली। और TC का मान क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का मान मैंने वहां भी लिखा है, रो वी स्क्वायर। अब देखिए, जैसा मैंने बताया, म्यू घर्षण गुणांक है बेल्ट और पुली के बीच में,
जो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक बार सेट खरीद लाए तो अब ये नहीं बदल सकता। थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, पुली का साइज क्या है दोनों का, इनके बीच की दूरी क्या है, इस पर निर्भर करता है थीटा का मान। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सब मैं बता चुका हूं। मतलब क्या है कि इस गिवन सेट के लिए, जो सेट हम यहां पर देख रहे हैं, इसके लिए म्यू और थीटा का मान स्थिर या कांस्टेंट है। इसका मतलब पूरी राशि क्या है, कांस्टेंट है, जिसको मैंने किससे लिखा है, के से। इसका मतलब के बराबर ये पूरा जो यहां पर लिखा है, ये समझ में आया। तो यहां से P बराबर हो गया K इंटू, मैं V को अंदर लेके गया, V यानी TV, और इससे गुणा किया तो रो V क्यूब हो जाएगा, ये दोनों मिलके, वो मैंने यहां पर लिख दिया। इतना समझ में आया। अब K कांस्टेंट है, T क्या कांस्टेंट है, T क्या है, बेल्ट में पैदा हुआ अधिकतम टेंशन। और मैं आपसे पूछूं अधिकतम कितना पैदा कर सकते हो इसमें, तो अधिकतम हम केवल उतना ही पैदा कर सकते हैं टेंशन जितना कि ये बेल्ट सहन कर सकती है। इसका मतलब बेल्ट की सहन शक्ति, जो मैं मार्केट से एक बेल्ट खरीद लाया, उसकी सहन शक्ति फिक्स है, अधिकतम टेंशन फिक्स है, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। यानी यदि मुझे P बढ़ाना है तो ये तो कांस्टेंट है ही है, जो T का मान जितनी अधिकतम टेंशन हो सकता है, क्या उससे ज्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब क्या बचा, रो भी कांस्टेंट है, बेल्ट मार्केट से खरीद के लाया हूं, उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान भी कांस्टेंट हो गया। यहां से साफ है कि P का मान, यानी जो पावर ट्रांसमिट हो रही है इस सिस्टम के द्वारा, जो पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, इस सिस्टम के द्वारा जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो केवल और केवल बेल्ट की गति पर निर्भर करती है, सरल रेखीय गति पर। और सरल रेखीय गति किस पर निर्भर करती है, पुली की घूर्णन गति पर। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि V बढ़ाते जाएंगे तो पावर बढ़ती जाएगी, लेकिन साथ ही साथ मैंने जैसे यहां बताया V बढ़ाते जाएंगे तो टेंशन भी बढ़ता जाएगा, और अंतिम स्थिति क्या आएगी, बेल्ट टूट जाएगी। तो वही वो बिंदु है जहां तक कि हम इस V का मान बढ़ा सकते हैं, और वही वो बिंदु है जिस पर कि हमें अधिकतम पावर ट्रांसमिट करने की योग्यता, या जिस पर कि हम अधिकतम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वही कंडीशन हमें यहां पर निकालनी है। तो यहां पर P का मान निर्भर करता है केवल और केवल V पर, क्योंकि बाकी सभी चीजें जैसे मैंने अभी आपको समझाया कांस्टेंट है। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहां पर, T टोटल मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट, हेंस कांस्टेंट। बेल्ट की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है T, जो अधिकतम मान है, और बेल्ट की स्ट्रेंथ बिल्कुल फिक्स है, इसलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा मैंने लगा, इट इज क्लियर दैट पावर P डिपेंड्स ओनली ऑन द बेल्ट वेलोसिटी V। ये जैसा यहां से दिख रहा है, जो पावर ट्रांसमिटेड है वो केवल V पर निर्भर करती है। तो क्या V का मान बढ़ाते जाएंगे तो पावर बढ़ती जाएगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन टेंशन भी बढ़ेगा, बेल्ट टूट जाएगी। वही वो बिंदु है जो मैं अभी बता चुका हूं। तो अब हमें वही उसी V का मान कैलकुलेट करना है जहां पर कि टेंशन अधिकतम होगा, और वो किसके बराबर होगा, बेल्ट की स्ट्रेंथ के बराबर। यानी हमने जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि P या Y जो है X पर निर्भर करता है, तो Y का अधिकतम मान कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन या प्रथम अवकलन बराबर 0। P यहां पर निर्भर करता है V पर, इसका मतलब dP अपॉन dV बराबर 0 करेंगे तो वो कंडीशन आएगी, V का वो मान आएगा जिसके लिए P अधिकतम होगा। ये हम मैथमेटिक्स में मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए dP अपॉन dV, यानी इसका हमें अवकलन करना है V के सापेक्ष। K कांस्टेंट है तो K ऐसा कैसा आ गया, इसका क्या होगा अवकलन, T कांस्टेंट है तो V का अवकलन यानी X का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो V का V के सापेक्ष कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब इस पूरे का अवकलन कितना हुआ, केवल T रह गया। अब यहां पर रो कांस्टेंट है, V क्यूब, ठीक वैसे ही जैसे X क्यूब, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो v क्यूब का क्या होगा, 3v स्क्वायर, रो कांस्टेंट है तो ये होगा, हो गया बराबर 0। तो यहां से देखिए k बराबर 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये 0 हो गया।
ये बराबर 0, इसका मतलब t बराबर 3 रो v स्क्वायर, t बराबर 3 रो v स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पर ये थीटा नहीं है, ये v है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये किसका मान है, रो v स्क्वायर, ये मान होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का। ठीक है, इसका मतलब t बराबर कितना हो गया, 3tc। ठीक है, t क्या है, अधिकतम टेंशन जो पैदा होगा बेल्ट में, अर्थात कब का है ये, जब हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे मैक्सिमम, अच्छा ये किस लिए था कि P विल बी मैक्सिमम इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन दिस, हमने सारा कैलकुलेट किया। तो शर्त क्या आई कि इस सिस्टम में, बेल्ट पुली सिस्टम में अधिकतम पावर ट्रांसमिट होगी यदि बेल्ट में पैदा हुआ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं यहां पर, इसको मैं यह भी लिख सकता हूं TC बराबर T/3, ये इसकी सही कंडीशन। क्यों, T का मान कांस्टेंट है, बेल्ट बार बार रिपीट कर चुका हूं कि T का मान इसलिए कांस्टेंट है कि ये वो अधिकतम टेंशन है जो बेल्ट झेल सकती है, अर्थात बेल्ट की सामर्थ्य है। जैसा मैंने मेरे उदाहरण में बताया था कि मान लेते हैं बेल्ट की अधिकतम टेंशन सहन शक्ति जो है, जो अधिकतम तनाव झेल सकती है वो 1000 न्यूटन है। इसका मतलब TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना हो सकता है, 1000 का 1/3, यानी एक अंदाज से 333। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेल्ट चलती है तो इसमें जो भी हम अधिकतम पावर ट्रांसमिशन के लिए इसकी गति बढ़ाते जाते हैं, तो गति बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बढ़ेगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कभी भी, अभी जो उदाहरण अपन ने लिया है उसमें 333 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केवल इतना ही वेग हम इसका बढ़ा सकते हैं, यानी इतने ही आरपीएम बढ़ा सकते हैं, यानी अधिकतम पावर उतनी ही ट्रांसमिट कर सकते हैं जितनी की उस वेग पर हो, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, अधिकतम टेंशन का 1/3, यानी अपने उदाहरण में 333। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं वेग कितना होगा उस समय, चूंकि हमें T अधिकतम टेंशन का मान पता है बेल्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से, बेल्ट के इकाई लंबाई का द्रव्यमान पता है, वो भी यहां आ गया, क्योंकि इसी सूत्र से देखिए कैसे आया, ये TC की जगह ये कितना है, T बराबर 3 रो v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर कितना है, T/3 रो, फिर इसका अंडर रूट, और ये अंडर रूट, यहां से v का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जो भी v का मान आएगा कि वो अधिकतम वेलोसिटी है जो कि हम इस सिस्टम में प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा वेग करते ही बेल्ट टूट जाएगी। अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि इस वेग पर ही अधिकतम पावर प्राप्त होगी। अब इस वेग का मान मैं यहां रख देता हूं, जो भी हमारे पास सूत्र है, तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि बेल्ट ड्राइव सिस्टम से हम हमारी मन मर्जी से, हमारी इच्छा के अनुसार अधिकतम कितनी भी पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। वो एक लिमिट होती है, और वो लिमिट किसके द्वारा फिक्स की जाती है, वो लिमिट फिक्स की जाती है हमेशा जो मैक्सिमम टेंशन बेल्ट मटेरियल झेल सकता है उसके द्वारा। तो ये कंडीशन कई बार हमें न्यूमेरिकल में यूज करनी पड़ती है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड एंड फाइंड द कंडीशन एट विच द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसमिटेड। हमें वो परिस्थिति बतानी जबकि अधिकतम पावर ट्रांसमिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बेल्ट में जो इनिशियल टेंशन होता है, प्रारंभिक तनाव, मैंने बताया था कि जब हम पुलिस को माउंट करते हैं मशीन के ऊपर, फिर उसके ऊपर जब बेल्ट चढ़ाते हैं तो खींच कर चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा तनाव रखना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं इनिशियल टेंशन। साथ ही हम पढ़ेंगे बेल्ट में स्लिप होती है तो स्लिप का क्या प्रभाव होता है, क्रीप क्या होता है, ये सभी चीजें मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।